हेलो बच्चों, देखो बेटा, हमने लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन पढ़ा कोल गैसिफिकेशन से रिलेटेड। और इसमें था कि हम हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, बस इतना लिखेंगे जहां मेरा कर्सर घूम रहा है। ये रिएक्शन लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे इस रिएक्शन में जो CO बनेगा उसको स्टीम से रिएक्शन करवा देंगे। ऐसा करने से हमें CO2 और H2 मिलेगा और ये कम टेम्परेचर पे मिल जाएगा, यानी हाइड्रोजन प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो बस मोटा मोटा आप इतना लिख सकते हैं। अब चलते हैं आगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डज हाइड्रोजन अकर इन डाई एटॉमिक फॉर्म rather देन मोनोएटॉमिक फॉर्म अंडर नॉर्मल कंडीशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको लॉजिकली खुद भी सोचोगे तो बहुत आराम से आप इस क्वेश्चन को समझ पाओगे। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन और क्या आंसर है, हम इसकी डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई डज हाइड्रोजन अकर इन डायटोमिक फॉर्म, कि जो हमारा हाइड्रोजन है ये H2 की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है, H एटम की फॉर्म में क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। तो आप इसका आंसर बड़े आराम से बता सकते हो कि जो H2 होता है, H2 में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। अगर हम डॉट कंसेप्ट लगाएं अपना, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक इसके पास, तो इसके दो हो जाते हैं, इसके दो हो जाते हैं, तो सिंगल बॉन्ड बन जाता है। तो जो हमारा हाइड्रोजन है वो अपने आप को स्टेबल कर लेता है। H एटम की बात करें तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमें पता है कि शेल में दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जिसे हम कहते हैं 1s2 होना चाहिए, बट एक्चुअल में ये 1s1 है। तो ये अपने दो इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए शेयरिंग कर लेता है और H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो H एटम जो है उसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन होता है और ये अनस्टेबल होता है। तो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए ये दूसरे हाइड्रोजन से बॉन्ड कर लेता है, बना लेता है और H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसे हम कहते हैं डायटोमिक फॉर्म। दो हाइड्रोजन जुड़ जाएं तो डायटोमिक, या ठीक है, या हाइड्रोजन गैस ऐसे बोलते हैं। अब मैं इसका आंसर पढ़ रहा हूं, जरा समझना, बहुत ही इजी और आसान है। देखो जी, हाइड्रोजन एटम हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। देखो ये वन इलेक्ट्रॉन दिखाया है मैंने यहाँ पे। हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन लेस देन द स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन। नोबल होने के लिए K2 चाहिए, तो K2 की जगह ये K1 है। K2 तो है ही नहीं, K1 है। तो K1 से इसको K2 बनाना है, तो इसको शेयरिंग करनी पड़ेगी। तो बस therefore it share its single electron with electron of other hydrogen atom to achieve stable inert gas configuration of हीलियम। क्योंकि दो होने का मतलब हीलियम हो गया ना, तो हीलियम जैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। therefore readily form diatomic molecule and exist as H2 rather than monatomic। तो ये बहुत बड़ा आंसर लिख दिया। आप इसको नॉर्मल दो तीन लाइनों में लिख के खत्म कर सकते हो। आप ऐसे लिखो कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसको स्टेबल होने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए उसके के शेल में, तो वो शेयरिंग करता है दूसरे हाइड्रोजन से ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो मोटा मोटा सा रीजन आता है कि हाइड्रोजन एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट ना करके H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इस फॉर्म में उसका लास्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है। क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन हो गए तो लास्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, इसलिए इट एग्जिस्ट एज इन द फॉर्म ऑफ H2। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आसान है। तो ये पेपर में आ जाए तो आई गेस आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। एज सच कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए ये वाला अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसका आंसर भी आपको थोड़ा बड़ा सा ही दिख रहा होगा। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन है write the chemical reactions to justify that hydrogen peroxide can function as oxidizing as well as reducing agent। आपको याद होगा इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन करवाया था H2O2, इसे हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं, इज अ ब्लीचिंग एजेंट। याद आया आपको, हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, इज अ ब्लीचिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ गया कि ये ऑक्सीडाइजिंग भी होता है, रिड्यूसिंग भी होता है, बताइए। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब ऑक्सीडेशन करना किसी की, रिड्यूसिंग का मतलब किसी की रिडक्शन करना। तो अब यहाँ पे दो रिएक्शनें दिखाई जाएंगी, किसी की रिडक्शन हो जाए किसी की ऑक्सीडेशन हो जाए, तो ये दोनों तरीके से बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग। सो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। हाइड्रोजन peroxide behaves as both
ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट बोथ इन एसिडिक एंड एल्कली मीडियम। एसिडिक मीडियम मतलब एसिड की प्रेजेंस में, एल्कली मीडियम बेस की प्रेजेंस में। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ O इन H2O2 इज -1। ये तो हमें ध्यान में ही है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन की यहाँ पे वो -1 होती है। देयरफॉर इट कैन ऑक्सीडाइज टू O2 0 एंड रिड्यूस टू H2O और OH नेगेटिव -2। मतलब क्या है कहने का कि जो हमारा ये H2O है यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी -1 है। -1 का मतलब ये हुआ कि ये अपनी चार्ज 0 भी कर सकता है और -2 भी कर सकता है। तो अगर ऑक्सीजन -1 ने अपना चार्ज 0 कर लिया तो चार्ज कम होने को हम कहते हैं ये आपका चार्ज बढ़ गया, है ना, माइनस से 0 बढ़ गया। और -2 कर लिया, अगर ये अपना -2 कर ले तो ये रिडक्शन है, -1 से -2 चला गया यानी और छोटा, ये रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। तो जो ये ऑक्सीजन है ये -1 पे है, ये 0 भी जा सकता है इसका चार्ज, -2 भी जा सकता है। तो ये अलग अलग रिएक्शंस हमें बतानी पड़ेंगी उसके बेस पे। तो ये थोड़ा सा बेटा रिएक्शन याद रखने वाला है। देखो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, तो इसको जब हम FeSO4 में डालते हैं, ठीक है, तो FeSO4 में जब हम एसिडिक मीडियम में ये डालेंगे रिएक्शन, तो ये जो है Fe2+ से Fe3+ हो गया, यानी इसकी हो गई ऑक्सीडेशन, तो इसकी रिडक्शन हुई हमारी। ठीक है, इस तरह से आप समझ जाइए। फिर ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन बेसिक मीडियम, तो ये रिएक्शन दी है यहाँ पे। अब यहाँ पे Mn का चार्ज +2 है, यहाँ पे निकालेंगे तो आपका चार्ज +4 हो जाएगा। तो ये +2 से +4 यानी ऑक्सीडेशन, ये +2 से ये +3, ये भी ऑक्सीडेशन हो गई। अब यहाँ पे रिड्यूसिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम, रिडक्शन मतलब आप इसका चार्ज निकालिए, तो इसका चार्ज और इसका चार्ज कंपेयर कीजिए, इसका आएगा आपका +6 के करीब और ये +2 है, तो यहाँ से यहाँ जाते हुए चार्ज कम हो गया, इसके साथ रिएक्शन करने पे चार्ज कम होने को रिडक्शन कहते हैं। इसी तरह से Fe3+ है, इस मीडियम में डालेंगे बेसिक मीडियम में तो Fe2+ बन जाएगा। तो ये 3+ ये 2+, चार्ज कम हो गया या बढ़ गया, बोलो बेटा, चार्ज कम हो गया ना, कम होने को रिडक्शन यस कहते हैं, सर, कम बढ़ने हो को गया। ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि आप बताइए कि जो हमारा H2O2 है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये ऑक्सीडाइजिंग भी होता है रिड्यूसिंग भी होता है, तो आपको ये दो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन याद कर लो, एक रिडक्शन रिएक्शन याद कर लो, बस चार ना याद करो, एक ऑक्सीडाइजिंग वाली याद कर लो, एक रिड्यूसिंग वाली याद कर लो। उसके बाद लिखो जी, इन दो रिएक्शनों से ये पता चलता है कि ऑक्सीडाइजिंग भी है और रिड्यूसिंग भी है। एसिडिक मीडियम में H+ एसिडिक, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग है। बेसिक मीडियम OH नेगेटिव इज बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में ये रिड्यूसिंग है। देख लो एक बार, ये दो लिख भी लो। ओके जी, नाउ सी दिस क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें जो भी एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर है दिस वी हैव टू लर्न। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसको हम समझते हैं। देखो जी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर एंड H2O2। तो अगर आपको वाटर की स्ट्रक्चर और H2O2 को कंपेयर करना हो तो आप कैसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना वाटर की स्ट्रक्चर भी बनाता हूँ। देखो ये है हमारी किस चीज की स्ट्रक्चर, H2O2 की स्ट्रक्चर है, और ये एक गैस फेज में है, गैस फेज में ऐसा होता है, सॉलिड फेज में ऐसा होता है। गैस फेज में थोड़ा दूर दूर होते हैं तो बॉन्ड एंगल थोड़ा देखो ज्यादा है, सॉलिड में थोड़ा पास आ जाते हैं तो बॉन्ड एंगल देखो थोड़ा कम है, ध्यान से देखना। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, देखो वाटर, देखो जो हमारा वाटर है तो हम वाटर की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाते हैं, दो लोन पेयर, तो एक्सपेक्टेड टू बी टेट्राहेड्रल बट इट इज वी शेप मॉलिक्यूल, वी शेप्ड मॉलिक्यूल। अब मैं इसकी थ्योरी पढ़ता हूँ, जरा समझना ध्यान से, कहीं दिक्कत आए ना साथ के साथ पूछ लेना। कहता है इन वाटर ऑक्सीजन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज, बिल्कुल सही है कि दो सिग्मा बॉन्ड है, दो लोन पेयर है, टोटल 4 आ गया तो ऑक्सीजन एटम sp3 हो गया। ओके, एंड देयरफॉर आर टू OH bonds and are two sp3 hybridized orbitals occupy lone pair of electrons। तो ये है हमारे पास 2 OH bond 1 and 1 2। Due to stronger lone pair repulsion then bond pair repulsion, the HOH bond angle is 109 to 104.5। मतलब टेट्राहेड्रल होना चाहिए था तो टेट्राहेड्रल 109 होता है, बट लोन पेयर के कारण इसका एंगल कितना हो जाता है, आपको याद आया, केमिकल बॉन्डिंग से रिलेट करो, 104.5 डिग्री। वैसे टेट्राहेड्रल का 109.5 होता है। देयरफॉर वाटर मॉलिक्यूल इज अ बेंट एंड एंगुलर, तो ये तो हो गया।
बोलो यहाँ तक समझ में आया? मतलब यहाँ से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल लिखो कि वाटर मॉलिक्यूल में 2 OH बॉन्ड होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, इसकी हाइब्रिडेशन sp3 होती है, लोन पेयर रिपल्शन के कारण इसका एंगल 104.5 डिग्री और बेंट शेप हो जाता है, वी शेप या बेंट शेप। यहाँ तक समझ में आया ना कैसे करना है? बोलो बच्चों, बोलो। और ये पोलर है, ये हो गया आपका पोलर, ये आपका पॉजिटिव और ऑक्सीजन आपका नेगेटिव है। अब देखो यहां से शुरू होता है H2O2। अब देखना यहां से, ये मेन है। H2O2 has non-planar structure. In this structure, two OO bond atoms are bonded to each other by single covalent bond. देखो ये दिखाया हुआ है, ये वाला, ये वाला। यहाँ पे तो ऐसा नहीं था, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन था। H2O2 में 2 ऑक्सीजन बॉन्ड होते हैं। अच्छा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एंड ईच O एटम इज फर्दर बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम। अब जो ये है, ये फिर से हाइड्रोजन से जुड़ा है, ये हाइड्रोजन से जुड़ा है, ये हाइड्रोजन से जुड़ा है, ऐसे। तो ये गैस फेज की स्ट्रक्चर है, ये सॉलिड फेज की स्ट्रक्चर है। अब देखो, further bonded to hydrogen atom by single covalent bond. The two OH bonds are in different planes. अब देखो इसको ना आप थोड़ा 3D सोचो, 3D सोचोगे ना तो ये देखो डायग्राम बनाई हुई है, ये आपका एक प्लेन है, ये आपका अलग प्लेन है, और ये आपका अलग प्लेन है। 3D देखो, 3D दिखाने की कोशिश की है ना, डॉटेड डॉटेड लाइनें लगा के, डॉटेड डॉटेड लाइनें लगा के 3D। जैसे मैंने आपको कार्बन के 4 बॉन्ड दिखाए थे ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इस तरह से सोचो। ये अपर प्लेन, ये आपका नीचे, और ये विद प्लेन ऑफ पेपर। तो इसको 3D इमेजिन करोगे तो समझ में आ जाएगा। लो, the two OH bonds are in different planes. The dihedral angle between the two plane is 1,1,1,1.5 degree in gas phase. तो ये रहा गैस फेज, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है। इस प्लेन का एंगल 1,1,1.5 आता है, और इसी प्लेन का एंगल सॉलिड फेज में 90.2 आता है। तो क्वेश्चन भी यही था, कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ H2O एंड H2O2। तो पहले आप H2O के बारे में बताइए, उसका बॉन्ड एंगल बताइए, एक्सपेक्टेड शेप बताइए। इसी तरह से फिर आप H2O2 का बता दीजिए, उसमें से ये दोनों डायग्राम ना बना के एक बना दीजिए गैस फेज की, और उसी को एक्सप्लेन कर दीजिए जो यहाँ पे दिखा रखा है कि भाई H2O2 में OO सिंगल बॉन्ड होता है, और ये जो ऑक्सीजन है ये H से अलग जुड़े होते हैं, और ये अलग प्लेन में होते हैं। तो जो ये OH का प्लेन है, ये OH का प्लेन है, इन प्लेन का जो आपस में एंगल होता है गैस फेज में 1,1,1.5 डिग्री सेल्सियस, और सॉलिड फेज में थोड़ा क्लोज आ जाएगा तो 90.2 डिग्री। बस यही पूछा था, कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर एंड H2O। अब आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके बेटा, अब एक बार दोबारा सुन लो। मान लो ये क्वेश्चन आ गया पेपर में, तो आप कैसे लिखेंगे? तो ये अगर ये क्वेश्चन आ गया तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं बनाऊंगा वाटर की स्ट्रक्चर बिल्कुल जैसे यहाँ बनाई है। फिर मैं कहानी ऐसे डालूंगा कि इन ऑक्सीजन, इन वाटर ऑक्सीजन एटम हैज 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर्स। तो इट्स एक्सपेक्टेड शेप इज टेट्राहेड्रल, but due to two lone pair it has a bent shape और V shape with angle 104.5 डिग्री। तो ये हो गई हमारी वाटर की कहानी। अब मैं उसके बाद H2O2 लिखूंगा और ये गैस फेज ड्रॉ कर लूंगा। दोनों ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर ही बतानी है तो गैस फेज बता दो, ऐसे दिखा के गैस फेज ड्रॉ कर लूंगा। फिर मैं जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना वही लिखूंगा। As shown in the structure, two oxygen atoms are joined by single covalent bond. Further, these oxygen atoms are joined by hydrogen in two different planes. These two different planes has angle 1,1,1.5 डिग्री। बस इतनी कहानी मैंने लिख देनी है और इसकी स्टोरी यहाँ पे पूरी हो जाएगी। तो पेपर में क्वेश्चन आए कि कंपेयर करो, तो कंपेयर ही तो करना है। वाटर का बता दिया, H2O का बता दिया, गैस फेज का बता दिया सिर्फ। सॉलिड फेज एडिशनल नॉलेज के लिए, क्योंकि गैस फेज में दूर दूर होते हैं मॉलिक्यूल, तो दूर दूर होते हैं तो एंगल ज्यादा होगा जो बॉन्ड है। सॉलिड में थोड़ा पास होते हैं तो एंगल पास में थोड़ा कम हो जाता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो बस ये मोटा मोटा सा आप इस तरह से याद रख लेंगे। अब आ जाइए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन पे, हमारा हाइड्रोजन का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। सो देखिए यहाँ पे अब ये क्या है। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपकी बहुत नॉलेज ले लेगा, एकदम से ये समझ में नहीं आएगा। देखो क्वेश्चन है, कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कैल्शियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड, टाइटेनियम हाइड्राइड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का मतलब होता है कि जो जल्दी टूट जाए वो कंडक्टेंस करेगा। तो
कैल्शियम का साइज छोटा होता है, जैसे जैसे नीचे जाओगे साइज बड़ा होता है, तो ये Ti का साइज बड़ा होता है, तो ये सबसे जल्दी टूटेगा। बेरिलियम का साइज छोटा होता है, कैल्शियम का और थोड़ा बड़ा होता है। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे ना, तो आप जज कर पाओगे कि Be पहले आता है, फिर कैल्शियम आता है, फिर टाइटेनियम आता है, यानी साइज बड़ा हो रहा है। तो जिसका साइज बड़ा होता है ना, वो बॉन्ड जल्दी तोड़ेगा, तो जल्दी बॉन्ड तोड़ेगा तो कंडक्टिविटी ज्यादा। तो देखो, इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा और सबसे कम इसकी। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, बस कंसेप्ट ध्यान में रखना, और जब क्लास खत्म करूंगा सोचना इनके बारे में थोड़ा सा। फिर आता है लिथियम हाइड्राइड, जो है यहाँ पे सोडियम हाइड्राइड एंड सीजियम हाइड्राइड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक करेक्टर। तो देखो, आयनिक करेक्टर किसका ज्यादा होता है? जिसका साइज बड़ा हो और हाइड्रोजन का साइज छोटा होता है। अगर दोनों का छोटा होगा तो कोवलेंट करेक्टर बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखो, लिथियम, सोडियम, सीजियम, तो ये जो ऑर्डर है, लिथियम का साइज छोटा, ये बड़ा, ये बहुत बड़ा, तो ये आपका आयनिक करेक्टर ही है। तो देखो, एज सच बन गया आयनिक करेक्टर। अब आता है एच एच बॉन्ड, डी डी बॉन्ड, एफ एफ बॉन्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन, एंथैल्पी। अब आप देखो, आपका फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड और डी डी का बॉन्ड। तो फ्लोरीन फ्लोरीन वाला बॉन्ड वीक होता है। ये वीक क्यों होता है? क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है, यहाँ पे रिपल्शन हो जाती है। ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, कौन से चैप्टर में? पीरियोडिक टेबल में। हाइड्रोजन का ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, हम अभी पढ़ के आए हैं, क्योंकि इसी कारण ये लेस रिएक्टिव होता है। D2O एक आइसोटोप है, तो इस आइसोटोप का मास ज्यादा होता है और एटॉमिक नंबर इसका सेम होता है। तो मास ज्यादा होने के कारण एक तो ये बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाता, और ये इससे जल्दी टूट जाता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हुआ आपका, सबसे वीक बॉन्ड किसका हुआ आपका? यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, सबसे वीक बॉन्ड आपका ये आया आपका फ्लोरीन का। उसके बाद ये दे रहा है एच एच का, और फिर आपका डी डी का। तो ये सीक्वेंस थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इसका तो सबसे वीक होता है और इसको ये सबसे स्ट्रांग में बता रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं कि ये जल्दी टूटता नहीं है। तो ये हैवी मास है, यहाँ पे भी प्रोटॉन 1 है, यहाँ पे भी आपका प्रोटॉन 1 है, बट यहाँ पे एटॉम मास नंबर 2 है, मास नंबर 2 है, यहाँ पे मास नंबर 1 है। तो मास नंबर का फर्क होने के कारण इसका थोड़ा सा शायद जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा हो जाता होगा। तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान में रखें। तो मेन था फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन का कंसेप्ट हमने रिकॉल कर लिया। अब अगला देखो, NaH, MgH2, H2O इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो H जल्दी तोड़ दे। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है, यहाँ पे जो रिड्यूसिंग का मतलब है जो H लॉस कर दे, H लॉस ऑफ H। तो देखो, लॉस कौन करेगा? H, जिसका बॉन्ड वीक होगा। लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम को रिड्यूसिंग कहते हैं। तो रिड्यूसिंग कौन करेगा? जो H जल्दी तोड़ेगा। सो देखो, जो वाटर है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, तो ये H तोड़ेगा नहीं। सोडियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड में, जो सोडियम हाइड्राइड है ये बॉन्ड थोड़ा वीक है। मैग्नीशियम हाइड्राइड का थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसका चार्ज 2 होता है, इसका चार्ज 1 होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो बस ये ऑर्डर याद रख लीजिए कि ये जल्दी तोड़ेगा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, ये नहीं तोड़ेगा, ये तोड़ता नहीं है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इस तरह से बेटा आप लोगों ने याद कर लेना है। यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन खत्म हो जाता है, तो मैंने हाइड्रोजन के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवा दिए, जिससे आपको इस चैप्टर की बेटा अंडरस्टैंडिंग हो जाए अच्छे से। तो जब आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो बस आपको इसको याद करना है और बेटा प्रैक्टिस करनी है। तो आप इसकी प्रैक्टिस अब बेटा कीजिए खूब।